हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलिए। वॉइस क्लियर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर अभी कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? या देखिए, आज आज का जो ये सेशन है आपके लिए जो एक्चुअली प्लान किया गया है, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ में आपके क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये टोटल डाउट सॉल्विंग के लिए ये सेशन रखा गया है। क्योंकि कई डॉक्टर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कैसे क्लिनिक स्टार्ट किया जाए, क्या बजट होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, अ, हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा किस प्रकार का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि हम आयुर्वेद को अच्छे से सीख पाएं और अच्छे से कंसेप्ट समझ के एक अच्छी चिकित्सा तक, एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान तक हम उसमें पहुंच पाए। तो देखिए, यहाँ मैं कुछ विशेष, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आपको बताने के प्रयास करूंगा जो मैंने किए हैं और शायद मोस्टली वैद्यगण इस चीज को करते हैं। आप यदि अंडर ग्रेजुएट हैं, मोस्टली ये सेशन अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए है। मैं पहले ही आपको इसका एक पॉइंट आउट कर देता हूं कि मोस्टली ये सेशन उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है जो अंडर ग्रेजुएट हैं और आने वाले फ्यूचर में एक क्लिनिक स्टार्ट करके, स्टेब्लिश करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला डाउट तो हम सभी को ये आता है, मुझे भी आता था, कि क्या क्लिनिक चलते हैं आयुर्वेद के। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको सिंपली मैं ऐसे डिफाइन करना चाहूँ कि मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, मैंने अच्छा खासा रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मैंने बजट भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने काफी सारी चीजें कर ली, क्या उसके बाद पेशेंट आते हैं आयुर्वेद में? ये क्वेश्चन, ये डाउट बहुत ज्यादातर रहता है। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है, क्या आयुर्वेद फास्ट रिलीफ करता है जैसे एलोपैथी करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि हमें लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो पहले ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक करके इन चीजों को बताने का प्रयास करता हूं कि आयुर्वेद के क्लिनिक्स डेफिनेटली चलते हैं। आज से पहले चलते हों या ना हो, लेकिन आज चलते हैं। ओपीडी भी इतनी होती है जितनी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास होती है, और शायद कई जगह पे इससे ज्यादा भी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। लोकेशन डिपेंड करती है आपके बजट पर। लोकेशन का फर्क पड़ता है, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इसके पीछे का एक साइंस भी मैं आपको बताना चाहूँ अपने प्रैक्टिस के बेसिस पर। क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक को मल्टीपल लोकेशंस पर स्टार्ट करके देखा था और उसका बेनिफिट भी थे, उसके कुछ बोले कि डिसएडवांटेज भी थे। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप प्राइम लोकेशन पे ओपन करें या आप किसी कॉलोनी के अंदर स्टेब्लिश करें या आप अपने घर पे स्टेब्लिश करें, शुरुआती स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको क्लिनिक स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट योर क्लिनिक। जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना जल्दी आपको क्लिनिक स्टार्ट करना है। वेट नहीं करना कि आप कॉलेज से निकल के आए हैं, अब माइंडसेट घुमा रहे हैं कि पीजी करूं, ये करूं, वो करूं। देखिए, पीजी करनी है वो भी आप घर से बैठ के ही तैयारी करोगे, कोचिंग्स अटेंड करके आप करोगे। ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत सारी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हो। हम भी अपनी एकेडमी के थ्रू ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं और साथ में वहां पर क्लिनिकल बेसिस भी समझाते हैं, तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपकी 2 घंटे की, 3 घंटे की मैक्सिमम पीजी की क्लास होती है। बाकी दिन भर आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि चाहे आप पीजी में सिलेक्ट हों या आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, आपको जो आपका नाम और आपकी शोहरत और आपकी एक आइडेंटिटी ओनली क्लिनिकल प्रैक्टिस से मिलने वाली है, क्योंकि आप चिकित्सक हैं। इस बात को आप मजबूती से अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो लोकेशन का, स्पेशली यदि प्राइम लोकेशन पे आपका अच्छा बजट है, तो सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि आपको जैसे एक कॉलोनी में बैठा एक डॉक्टर है, एक प्राइम लोकेशन पे बैठा हुआ डॉक्टर है, मार्केट के बीच में बैठा हुआ डॉक्टर है। इतना फर्क पड़ता है कि वहां पे पेशेंट आपको जल्दी मिलेंगे, कॉलोनी में पेशेंट आपको देर से मिलेंगे।
बट मान लीजिए मैंने आपके पास 100 पेशेंट आज के दिन ही, पहले दिन आपने क्लिनिक ओपन किया, 100 के 100 पेशेंट मैंने आपके पास भेज दिए, 100 के 100 पेशेंट मैंने आपके पास भेज दिए और एक भी पेशेंट को आप रिलीफ नहीं दे पाए, तो क्या वो 100 रिपीट होंगे या वो 100 मार्केट में जाके आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे? वो 100 आपकी जाके नेगेटिव मार्केटिंग करने वाले हैं। तो प्राइम लोकेशन का भी इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब यदि आप कॉलोनी के अंदर बैठे हैं और कॉलोनी के अंदर बैठ के आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पेशेंट आपके पास आया, 2 पेशेंट आया, महीने भर के अंदर आया, 1 महीने आपको बैठना पड़ा फालतू में और महीने भर के अंदर यदि आया, वो 1 से 2 पेशेंट पे आपने अच्छा रिजल्ट दिया, तो वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होने वाला है। और कॉलोनी के अंदर भी पेशेंट ऐसा नहीं 100-150 ना आ सकें, बिल्कुल आते हैं। आप उसके लिए कैंपिंग कीजिए, कैंपेन लगा सकते हैं आप लेक्चर सीरीज कर सकते हैं, आस पड़ोस में कहीं भी ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होती हैं, उनके अंदर जाकर के आप उनको हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम उनको चला सकते हैं, उनको आप उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, जिसके जरिए वो आपके प्रति अवेयर होंगे। लेकिन फिर भी एक चीज का फर्क पड़ता है कि आपका एड्रेस ऐसा हो कि वो पेशेंट इजीली आपको ढूंढ के आ सके, वहां पर पेशेंट के आने जाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि पेशेंट 4 व्हीलर से आना चाहे तो इतनी चौड़ी रोड है तो होनी चाहिए उस कॉलोनी की एटलीस्ट, कि वो 4 व्हीलर से वहां पर आपके दरवाजे तक आ सके। इस तरीके का तो प्राइम लोकेशन का सिर्फ इतना महत्व है। सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो सबसे ज्यादा महत्व होता है आपकी नॉलेज का, आपकी नॉलेज का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तीसरा क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा कि क्या आयुर्वेद फास्ट रिजल्ट देता है? डेफिनेटली फास्ट रिजल्ट देता है, लेकिन हम सोचते किस प्रोसीजर से हैं वो देखना जरूरी है। हम सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं कि मुझे मेरे जॉइंट्स में दर्द हुआ या मेरे कहीं भी दर्द हुआ, तो क्या वहां पर आयुर्वेद जल्दी रिजल्ट देगा? बिल्कुल देता है। आवश्यकता है कि आपने उन आयुर्वेदिक औषधियों को कितना जल्दी सर्च कर लिया। और चलिए मैं ये भी कहता हूं कि मान लो नहीं देता, आयुर्वेद फास्ट रिजल्ट नहीं देता, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होगा कि ये फास्ट रिजल्ट नहीं देता। बट 100 में से 99 जो आपके पास इसके एडवांटेज हैं कि बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जहां पर एलोपैथिक सिस्टम के पास 1% भी रिलीफ नहीं है, तो उस पॉजिटिव साइड को आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन है। आपको खुद अपनी थिंकिंग प्रोसीजर को बदलना होगा कि क्या आयुर्वेद के पास जो है मैं उस पर काम कर रहा हूं, या आयुर्वेद के पास जो नहीं है मैं उस नेगेटिव चीज को ही देख देख के अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। नेगेटिविटी देखने के लिए अगर चले तो मैं खुद के अंदर कई नेगेटिव पॉइंट्स निकाल दूंगा, आप अपने अंदर कई नेगेटिव पॉइंट्स निकाल देंगे, लेकिन क्या उन नेगेटिव पॉइंट्स को समझकर आप इस शरीर को त्याग सकते हैं? क्या आप खुद से नफरत करना स्टार्ट कर सकते हैं? जब हम खुद से नफरत नहीं कर सकते, जबकि हमारे अंदर कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो फिर हम आयुर्वेद को एक नेगेटिव पर्सपेक्ट में क्यों देखते हैं कि नहीं यार इसमें नहीं आएगा। माइग्रेन जैसी डिजीज का एग्जांपल लेता हूं कि माइग्रेन जैसी डिजीज का ट्रीटमेंट कहीं भी एलोपैथिक सिस्टम में नहीं है और आपके पास है। हाइपर एसिडिटी का ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, पीपीआई खिला खिला के मरे जा रहे हैं, आपके पास है, इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। आप ओनली सौंफ का पाउडर और आप मुलेठी का पाउडर उसको दे दीजिए 1 गिलास नॉर्मल पानी से पीने के लिए और एसिडिटी में इंस्टेंट रिलीफ आता है। ऐसे कई सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर का क्या उनके पास ट्रीटमेंट है? नहीं है। आईबीएस का ट्रीटमेंट है? नहीं है। क्या हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है? नहीं है। क्या डायबिटीज का ट्रीटमेंट है? नहीं है। क्या थायराइड का ट्रीटमेंट है? नहीं है। उनके पास नहीं है। यदि होता तो 60 साल तक, 50 साल तक, 40 साल तक वो केवल एक टैबलेट खिलाते नहीं रहते। उन टैबलेट्स को खाने के बाद भी बीपी राइज करता है, उन टैबलेट्स को खिलाने के बाद भी हाइपोथायरॉयडिज्म कई बार कंट्रोल से बाहर चला जाता है। मैं आपको डिजीजेस के नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, बट सिर्फ एक पॉइंट कहने की आवश्यकता है मुझे कि उन सारी चीजों में, उन सारी डिजीजेस में आयुर्वेद नंबर 1 पे था, है और रहेगा।
एक बात को ध्यान रखिएगा कि आप में सभी ने जब नीट की प्रिपरेशन या पीएमटी की प्रिपरेशन या ऑल इंडिया पीएमटी की प्रिपरेशन जब की थी, तो हमारा सपना था कि हमें एमबीबीएस के अंदर जाना है। मैं उस सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन हम भी अपनी जगह पर एक स्थान बना के रखते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और उस ऊपर वाले के एक एक उदाहरण को समझने की कोशिश कीजिए जो उसने आपके साथ पेश किया है कि हम सभी की इच्छा थी कि हम एमबीबीएस में जाएं। हम सभी ने मेहनत की थी, किसी ने भी ऐसा ना हो कि मेहनत नहीं की है। अगर नहीं की होती तो आज यहाँ भी ना होते। लेकिन आज जब हम आयुर्वेद में आए हैं हमारी इच्छा के विरुद्ध, और आज हम जब आयुर्वेद से प्रेम करने लगे हैं, आज जब आप सभी इस वेबिनार को इस डिस्कशन को अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि हम आयुर्वेद में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। तो ये बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको आयुर्वेद ने चुना है। ये 100% सत्य है, आपने आयुर्वेद को नहीं चुना। और ये वेद है, ये शास्त्र है। जब ये आपको सिलेक्ट कर रहा है तो आपको इसमें कुछ अच्छाइयां ढूंढने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपके क्लिनिक का बजट क्या होना चाहिए। आपके क्लिनिक का बजट कम से कम रुपए लगाएं, सिंपल सोबर रखें उसको। जितनी आवश्यकता है केवल अभी स्टार्टिंग में उतनी ही मेडिसिन का आप चयन करें, उतनी ही मेडिसिन को आप रखें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट के साथ एक क्वेश्चन आता है कि हमें अगर जल्दी सफल होना है आयुर्वेद की प्रैक्टिस में तो क्या करना चाहिए। आपको कुछ सिलेक्टेड डिजीज पर ही काम करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पेशेंट आएगा तो आप उसको भगा देंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड डिजीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, उनका पर्टिकुलर आपको अध्ययन करना है और उससे संबंधित एकल औषधियां द्रव्य गुण से निकालनी है। उन एकल औषधियों के आप गुण धर्मों को समझेंगे और फिर मार्केट में उनसे मिले जुले गुण धर्मों वाली क्या औषधियां उपलब्ध हैं उनको आप सिलेक्ट करेंगे। तो जब आपके पास उन डिजीज से रिलेटेड पेशेंट आते हैं तो अन्य डिजीज की अपेक्षा आप उन डिजीज में रिजल्ट जल्दी और बेहतर दे पाते हैं, जिससे उस डिजीज के पेशेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा संख्या में, मैक्सिमम नंबर्स में आपके पास आते हैं और आप अपने क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट के रूप में जाने लगते हैं। अब जो डिग्री कर रहे हैं या अभी इंटर्नशिप में है या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अपने पास एक डायरी रखनी है, उस डायरी को हमेशा मेंटेन करना है और ऑब्जर्वेशन स्किल पे फोकस करना है आपको कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आप ओपीडी में जाइए, पेशेंट से हिस्ट्री लेना सीखिए, पेशेंट ही सिखाएगा आपको हिस्ट्री देना। आप उससे एटलीस्ट 4-5 चीजें तो पूछ ही सकते हैं, उसका मोशन कैसा है, उसको नींद कैसी आती है, उसका यूरिन आउटपुट कैसा होता है, उसको भूख कैसी लगती है, उसको गैस कैसे पास होती है, उसका एब्डोमेन फूला तो नहीं रहता। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछकर भी आप वात पित्त कफ को उसके अंदर से निकाल सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई वैद्य प्रैक्टिस करते हैं तो वहां जाकर के आप उनसे सीख सकते हैं, उनके पास रह सकते हैं। देखिए, कोई भी हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाने वाला, कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाने वाला कि आपको बैठ के वो बताएगा। डॉक्टर, जैसा कि आपका एक क्वेश्चन है जो आपने अभी इसकी, देखिए कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट होता है वो आप नहीं दे सकते, ऑथराइज्ड नहीं है आप। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, बट आप फर्स्ट एड बॉक्स रख सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रख सकते हैं। आपका क्लिनिक ऐसी लोकेशन पर जहां पर कोई एक्सीडेंट होता है या सडनली कोई प्रॉब्लम होती है और वहां से कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसको फर्स्ट एड दे करके, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके आगे के लिए भेज सकते हैं। ये आपके अधिकार में है। इस चीज के लिए तो मैं भी खिलाफ हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन आपको अपने पास नहीं रखनी है। और रखनी ही क्यों है। आपके पास कोई एक्सीडेंटल केस आता है, आपके पास कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आता है, आप क्लिनिक से उसको मैनेज कर पाएंगे। पहला तो सवाल ये है, नहीं कर पाएंगे।
2 मिनट के लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए, हो सकता है उस 2 मिनट में आपके क्लिनिक पर दुर्घटना भी घट जाए, उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाती है। इसमें आपका दोष नहीं है और ना ही उनका दोष है, लेकिन इस बीच यदि वो चली गई उस पेशेंट की जान, तो फिर आप उसमें बिल्कुल उस प्रकरण में आप पाए जाएंगे गलत, और उस चीज को फिर आप या पूरी आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी उस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो प्लीज इस प्रकार का ना करें। और रही क्वैक वाली बात, तो क्वैक हम है नहीं, हमारे पास डिग्री है और हम अपनी पैथी की प्रैक्टिस करते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य हमारा है पेशेंट को ट्रीट करना। उद्देश्य क्या है हमारा? पेशेंट की लाइफ को बचाना। उद्देश्य क्या है हमारा? पैसा कमाना। उद्देश्य क्या है हमारा? नाम कमाना। और ये सारी चीजें, एग्जाम्पल ही ले लीजिए आप, यदि गैस्ट्रिक अल्सर या जीआईटी ट्रैक्ट के या फिर मान लीजिए माइग्रेन के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं अपने क्षेत्र पे, तो आपका नाम नहीं होगा, आप पैसे नहीं कमाएंगे। आप माइग्रेन से पीड़ित उस व्यक्ति की जान नहीं बचा रहे हो। आप सोचेंगे माइग्रेन से तो जान नहीं जाती है। भैया कई व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं इन डिजीज से। मेरे पास कई माइग्रेन के पेशेंट आते हैं जो अपने प्रीवियस हिस्ट्री बताते हैं कि सर इस बीमारी से परेशान होकर के हमने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की है। एक व्यक्ति अगर 15 मिनट में मर जाता है तो उसका जीवन बढ़िया है, लेकिन एक व्यक्ति हर रोज मरता है उस दर्द से, हर महीने उसको डर बैठा रहता है कि उस दर्द से मुझे प्रॉब्लम होगी। गैस्ट्रिक अल्सर किसी को है तो उसको कुछ भी खाना खाने में अगर वो डर रहा है, और उस डर से आपने उसको अगर बचा लिया, उस दर्द से आपने उसका छुटकारा दिला दिया। प्रोस्टेट का पेशेंट है, उसको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया है, और उस पेशेंट को आपने कंट्रोल कर दिया, उसकी डिजीज को अच्छा कर दिया, तो क्या आप समाज में एक सुधार नहीं ला रहे हैं? एक पेशेंट की जान नहीं बचा रहे हैं, उसकी जिंदगी को नहीं सुधार रहे हैं? या फिर केवल इसी चीज से हमारा उद्देश्य पूरित होता है, इसी उद्देश्य हमारा पूर्ति होती है कि नहीं बड़ा हॉस्पिटल हो, पेशेंट आए इंजेक्शन में लगाऊं। तो फिर ये एक फैशन है, इस फैशन के दौर में आप ना फंसिए। क्योंकि आप इंजेक्शन लगा करके अगर अपने आपको एक डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं, या ड्रिप्स लगा करके डॉक्टर मानते हैं, तो सॉरी टू से ये नर्सेज बहुत अच्छा करती हैं। तो सिर्फ आप एक नर्सिंग सिस्टम के अलावा और कुछ नहीं बनेंगे। आप अपने आप को एक डॉक्टर बनाने से दूर कर रहे हैं, एक नर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए बने हैं, आपको डिजीज का ट्रीटमेंट मैनेज करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको बेसिक कमांड होनी चाहिए फिजियोलॉजी पर, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी पर। मॉडर्न साइंस के सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आप पहचान सकें कि सीवियरिटी क्या है, तो उसको भी कमांड रखिए, लेकिन आयुर्वेदिक क्रिया शारीर पर कमांड कीजिए, अपने द्रव्य गुण पर कमांड कीजिए, रस शास्त्र पर कमांड कीजिए, और पदार्थ विज्ञान के गुण और पंच महाभूत के सब्जेक्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। यदि आप इन बेसिक 4 चीजों पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 90% बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करने में सक्षम होते हैं। संहिताओं का बेस लेके चलना है, पर डे आपको संहिताओं की स्टडी करनी है। हालांकि हम भी अपना एक कोर्स रन करते हैं, और अभी चल रहा है, मार्च में ही स्टार्ट किया है आयुर्दृष्टि कोर्स। उसके अंदर आयुर्वेद के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल समझाया जाता है, और यहाँ बेसिक टू एडवांस, जीरो से, अगर किसी ने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है तो वो भी आयुर्वेद को समझ सके, यहाँ से लेकर के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के थ्रू उसमें एडवांस लेवल तक की चीजें भी समझाई जाती हैं। मल्टीपल डिजीज पर डिस्कशन होते हैं, संभाषाएं होती हैं, टॉपिक वाइज ये चीजें होती हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ में यदि आपके आस पड़ोस में कोई वैद्य प्रैक्टिस करता है, तो सबसे पहले उसके पास जाकर के आप देखें। मेरे ग्वालियर में डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज सर हैं। आप उनकी प्रैक्टिस देखेंगे तो वन टाइम ओपीडी, सुबह के टाइम 100 पेशेंट, शाम के टाइम 100 पेशेंट, कम से कम 200 पेशेंट से कम पेशेंट आते ही नहीं है। आप खुद मुझे बताइए कि आपके पास अगर 50-60 पेशेंट वन टाइम ओपीडी में हो जाए, और आपके पास इमरजेंसी पेशेंट आता है, तो आप 50 पेशेंट को छोड़ करके उस एक पर ध्यान लगाने की सोचेंगे, या आप उसको रेफर करने की कोशिश करेंगे? आपके पास जब फालतू समय होता है ना, तब ऐसे केस लेने की कोशिश करते हैं आप। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने 10 पेशेंट भी कार्डियक अरेस्ट के आपने बचा लिए, ऑन द स्पॉट उसका फर्स्ट एड कर दिया या प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया, तो भी आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ने वाले। कई पेशेंट्स के साथ मैंने किया, मैं रातों रात 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक
मेरे कॉलोनी और आस पड़ोस के एरिया में कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई, मैंने उनको स्टेबलाइज किया और उनको रेफर भी किया है, उनकी उस समय जान बचाई है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ गारंटी से कि उन लोगों ने एक सिंगल पेशेंट मेरे पास आज तक रेफर नहीं किया। क्योंकि ये बात मान लीजिए कि आप आयुर्वेद के वैद्य हैं, आपके पीठ पीछे एक ही बात चलती है कि हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने रात को इमरजेंसी में मैनेज जरूर कर लिया था, लेकिन वो क्या, वो तो आयुर्वेद के वैद्य हैं, वो कार्डियक डिजीज को नहीं देख पाएंगे, वो एलोपैथिक सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप फलाने फलाने डॉक्टर साहब के पास जाइए, वही व्यक्ति पीठ पीछे ये बोलता है। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी फील्ड में एक पक्के खिलाड़ी बने, जहां भी आपके पीठ पीछे बात हो तो ये कहें कि भाई अगर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेना है, अगर आप एलोपैथिक सिस्टम का ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेना है, तो वो डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र में बैठते हैं, उनके पास जाकर के दिखाइए। और जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, दूर दूर से पेशेंट आते हैं, और सिंगल मार्केटिंग नहीं की है मैंने, बस अपने स्टेटस पर डालता हूं कि इतने से इतने बजे तक बैठेंगे। देखिए डॉक्टर, मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड करके देखता हूँ। हाँ देखिए डॉक्टर, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या उस कोर्स को, देखिए मेरे या किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सीधी सी बात है कि आपके पास पेशेंट आता है, आपके पास कोई भी पेशेंट यदि आता है, तो उस पेशेंट के अंदर से आपको दोषों को समझना होता है। आपकी बुक में, इन किताबों में जो लिखा हुआ है, इन बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, वो यदि आपको मेरे बिना या किसी भी वैद्य के बिना समझ में आता है, तो कोई भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं। आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली, पहले तो क्लिनिकल हिस्ट्री लेना हमें मालूम ही नहीं है किसी भी वैद्य को, मोस्टली बहुत कम युवा वैद्यों को इसकी जानकारी होती है। यदि हमने क्लिनिकल हिस्ट्री ली, हमारे पास पेशेंट आया, हमने पेशेंट के अंदर से दोषों का चयन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। क्या हमने डिजीज को पकड़ पाया, नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं। अब हमने पेशेंट के अंदर दोषों को भी पकड़ लिया, डिजीज को भी पकड़ लिया, लेकिन उस दोष, उस डिजीज को मैनेज करने के लिए आपको औषधि चयन कैसे करना है, उसके लिए आपको बेसिक रसगुण वीरपाक की फिनोमेना समझ में आनी चाहिए। आपको वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में बॉडी के अंदर इनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपके पास पेशेंट आएगा आम बात का, तो आपको पेशेंट के वात दोष की चिकित्सा करनी है, या फिर अवरोध जन्य जो रोग पैदा हुआ है, श्रोतो अवरोध हुआ है आम के कारण, तो आपको उस आम की चिकित्सा करनी है। क्या बेसिक प्रिंसिपल आप उस डिजीज में लगाएंगे, कैसे चिकित्सा सूत्र बनाएंगे, यदि इन सारी चीजों को आपको समझ में आ जाता है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट आप क्यों नहीं कर पाएंगे। पहला तो क्वेश्चन ये होता है, क्यों नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। पेशेंट आता है तो आपको उसके अंदर दोष, धातु, मल, दुष्टि पता करनी होती है, और उन तीनों को, दोष, धातु और मल और स्रोतस जो भी उसके बिगड़े हुए हैं, उसकी बॉडी में इम्बैलेंस है, उन सभी को आपने पता कर लिया, और साथ में उसके लिए आपने औषधि चयन कर लिया। वो भी औषधि चयन कैसा, 3 या 4 मैक्सिमम औषधियां, ना कि 20-25 मेडिसिन आपने लिखनी है। एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन पेज वही होता है जहाँ 3 या 4 मेडिसिन से ही आप पेशेंट के दोष, धातु, मल, स्रोतस सभी को ट्रीट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप चिकित्सा सूत्र पर कार्य कर रहे होते हैं, ना कि लक्षणों को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप इसके दौरान सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जरूरी नहीं है कि आप उसी कोर्स को ज्वाइन करें। आप, मैंने दूसरा पॉइंट भी बोला, अगर आपके आस पड़ोस में कोई वैद्य हैं, तो आप उनके साथ रहकर भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं। हमने ये कोर्स इसलिए डिजाइन किया कि कई वैद्यों के आसपास वो चीजें उपलब्ध नहीं होती, उनकी क्यूरियोसिटी होती है और अधिक जानने की। तो ऑनलाइन माध्यम से जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, उनके थ्रू हम आपको आयुर्वेद को सिंप्लीफाई कर सकें,
और बेसिक आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को आप कैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ये भी उसके अंदर है। और साथ में आपने आज जो पेशेंट देखा उसके बारे में आज शाम को आप मेरे से पूछें और कल उसके ऊपर आप उन चीजों को उन सिद्धांतों को अप्लाई करें और विद इन 7 वीक के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं या रिजल्ट मिलते हैं तो भी आप आकर के उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। एक हैंड होल्डिंग सिस्टम है जहां पर आप प्रेजेंट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे संबंधित भी चर्चाएं की जाती। तो चलिए, मैंने जो इस सेशन के दौरान जो बताना था वो आपको गाइड किया। अभी आपको एक लिंक और आपको प्राप्त होगी, उस लिंक के माध्यम से जो भी आपके डाउट हैं वो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनके आंसर्स दूंगा। चलिए, तो सेकंड लिंक के लिए मैं आपको 2 मिनट के अंदर लिंक सेंड कर रहा हूं।